गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हमने कई सारी फिनोमेनन्स देखी हैं, जैसी कि जब हम एक स्टोन को फेंकते हैं ऊपर की अपवर्ड, व्हेन वी थ्रो एन स्टोन अपवर्ड इट कम्स डाउन। तो स्टोन होता है वो जमीन पे आ जाता है। इसी प्रकार जो बारिश होती है वो हमेशा नीचे की तरफ ही होती है। जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के चारों तरफ होता है। एंड मैनी ऑफ द थिंग जो भी हमने देखी हैं, जब भी उन्हें एक फोर्स लगा करके ऊपर की तरफ फेंका जाता है वो नीचे की तरफ ही आती है। झरने का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। झरने का जो पानी होता है वो हमसे नीचे ही आता है और उससे नीचे हम अपना टरबाइन लगा लेते हैं, जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है। सो क्या रीजन है इसके पीछे? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? इसके बारे में ये बोला गया कि जो अर्थ है हर एक बॉडी पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है। हर एक बॉडी जो है या फिर अर्थ जो होता है उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है, जिसकी मदद से जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो अर्थ के सेंटर के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं। और ये फोर्स जो होती है उन बॉडीज के अंदर एक्सेलरेशन भी पैदा करती है। और ये एक्सेलरेशन जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। इसके बारे में सबसे पहले जो बोला गया था, ये बोला गया था गैलीलियो के द्वारा। गैलीलियो ने बोला था कि जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और अर्थ अट्रैक्ट करती है इस प्रकार से कि उन सब के अंदर सेम एक्सेलरेशन पैदा हो। इसके लिए उन्होंने कुछ बॉल्स ली और अलग सब्सटेंस की बॉल ली। उन्होंने एक सेम हाइट से वो उन सारी बॉल्स को नीचे गिराया। ऐसी कंडीशन में जब वो सारी बॉल्स एक साथ नीचे गिरी और वैक्यूम या एक ऐसा सिस्टम बनाया गया, उन्होंने ये देखा कि सारी की सारी बॉल सेम टाइम पर आई और उन्होंने उन बॉडीज के अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू भी बताई। और वो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो उन्होंने बताई वो बहुत हद तक सिमिलर थी टू आवर एक्चुअल वैल्यू, जो कि अभी हम जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर जाकर के निकली। इसके बाद एक डेनमार्क के एक नोबेल टाइको ब्राहे, उन्होंने प्लैनेट्स के बारे में सर्च की, इंफॉर्मेशन गैदर किया और उनके मोशंस के बारे में पूरी लाइफ सर्च करते रहे, लेकिन वो उससे कुछ रिजल्ट नहीं दे पाए। लेकिन उन्होंने बहुत सारा डाटा विद आवर नेकेड आइज, उसमें माइक्रोस्कोप भी नहीं था उनके पास, उसका यूज करके उन्होंने मोशंस ऑफ द प्लैनेट एंड मैनी ऑफ द थिंग्स के बारे में दिया। उसका यूज किया केपलर्स ने। केपलर्स ने उनका यूज करके अपने 3 लॉ दिए जो कि प्लैनेटरी मोशन को डिफाइन करते हैं, यानी केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन भी कहते हैं। दीज लॉज आर आल्सो कॉल्ड केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। फिर केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का यूज करके जो न्यूटन थे, न्यूटन ने अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, जिसे हम यहाँ पर आकर के पढ़ेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस तरीके से हमारी रिसर्च चलती चली गई। जो ग्रेविटेशन होता है इस चैप्टर के अंदर हमारे पास कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। हम जानेंगे कि क्या लॉ होते हैं प्लैनेटरी मोशन के जो केपलर्स ने दिए थे। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या डिफाइन करते हैं। साथ ही साथ हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में जानेंगे, जो कि न्यूटन के द्वारा दिया गया था, जिसके अकॉर्डिंग हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है विद अ फोर्स, और जिसमें एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास, प्रोडक्ट ऑफ मास
और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस रेस्पेक्टिवली। इन सब के बाद हम जानेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में, कितना एक्सेलरेशन पैदा होता है बॉडी के अंदर, और क्या एक्सेलरेशन सच में सभी बॉडीज में सेम होता है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या निकल के आती है। अर्थ के हर पॉइंट पर जो हमारा एक्सेलरेशन निकल के आता है उसकी वैल्यू सेम होती है या पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती है, प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज होती है, और किस प्रकार से चेंज होती है। क्या बॉडी का जो मास होता है उसका भी कुछ योगदान होता है, उसका कुछ इन्फ्लुएंस होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर या नहीं होता है। साथ ही साथ हम जानेंगे सैटेलाइट्स के बारे में, उनकी वेलोसिटी के बारे में, उनकी एस्केप वेलोसिटी के बारे में, एंड मैनी ऑफ द थिंग्स जो कि हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे। एंड इस वेटलेसनेस के बारे में भी हम जानेंगे कि वेटलेसनेस क्या होती है। इसके अंदर एक बात जो अर्लियर हमने सोचा था, अर्लियर स्टेप जो हमने ग्रेविटेशन के बारे में लिए या नेचर के बारे में लिए, तो सबसे पहले जो हमने स्टडी की उसमें ये माना जाता था कि जो प्लैनेट होते हैं वो अर्थ प्लैनेट हैं, सन हैं, ये सब जो हैं अर्थ के चारों तरफ रोटेट करते हैं, और अर्थ जो है सेंटर में है। अर्थ इज गोइंग टू बी इन सेंटर एंड अदर प्लैनेट आर गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। जितने प्लैनेट हैं वो अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं। तो इस थ्योरी को हमने बोला जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी में जो अर्थ हमारी सेंटर में मानी गई और बाकी के जो प्लैनेट हैं, सन हैं, स्टार हैं, उन सबको अर्थ के चारों तरफ घूमता हुआ माना गया। उसके बाद ये रिसर्च जो थी काफी समय पहले 2000 करीब पोटलोमी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस बार ये थ्योरी दी जियोसेंट्रिक थ्योरी। इसके बाद आगे कई साइंटिस्ट आए जैसे कार्पनिकस एंड उनसे भी पहले आर्यभट्ट ने भी सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स के बारे में हमें बताया। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो सन है वो सेंटर में होता है और बाकी के प्लैनेट चारों तरफ रिवॉल्व कर पाते हैं। लेकिन उनकी ये जो रिसर्च थी वो बेस्ट रिसर्च के पास नहीं जा पाई या वेस्टर्न रिसर्च के पास नहीं जा पाई। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जैसे कार्पनिकस, उन्होंने बोला कि अगर हम अर्थ की जगह सन को सेंटर में माने, we regard sun in a center, then we are able to define the motion of planets more betterly and more conveniently। हम ज़्यादा अच्छे से मोशन को डिफाइन कर सकते हैं, और इस थ्योरी को गैलीलियो ने भी सपोर्ट किया। इस तरीके से हमारी जो ग्रेविटेशन की थ्योरी आगे बढ़ती चली गई। ग्रेविटेशन नाम जो होता है स्पेशली न्यूटन के द्वारा आया था, जब उन्होंने अपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिए। तो इस तरीके से हमारा ग्रेविटेशन का जर्नी चलता गया। अब हम इसके बारे में इन डिटेल समझेंगे। तो अब हम नेक्स्ट में इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे विद केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। सो